हसनाल जो वकार के बारे में पूरी तहकीक कर रहा था, उसे ये तो पता लग गया था कि वो सिटी हॉस्पिटल में दाखिल है। वो रोज़ाना हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा था, लेकिन वकार नामी शख्स अभी तक बेहोश था। वो जैसे ही एक रूम से निकला, उसे सीढ़ियों पर मनाल की झलक महसूस हुई। उसने एक दफ़ा फिर देखा, लेकिन वो सीढ़ियाँ उतर गई थी। उसके साथ बनी दूसरी सीढ़ियों पर वो भागता हुआ नीचे उतरा। मनाल, मनाल, वो उसे पुकारता हुआ उसके पीछे आया था, मगर वो जो कोई भी थी तेज तेज चलने लगी। वो फिर भी भागकर उसके पीछे पहुंचा। आखिर उस तक पहुंचते उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा। वो एक नौजवान सी लड़की थी। पीछे मुड़ी और एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे कसा था उसने। क्या बदतमीजी है ये, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शक्ल से तो शरीफ घराने के लगते हो। वो लड़की शुरू ही हो गई थी, ये भी ना देखा कि मुखालिफ किस हालत से गुजर रहा है। सॉरी सिस्टर, मुझे लगा कि मेरी कोई अजीज़ा आई हैं, आई एम रियली सॉरी। उसे लगा कि वो गलती पर है तो उसने फौरन माफ़ी मांगी। ऐसे तो आपको हर कोई अपनी अजीज़ा लगेगी, तो क्या ऐसे ही थप्पड़ खाते रहोगे सबसे? वो तंजिया हुई। अगर उस अजीज़ा के लिए मुझे जूते भी खाने पड़े ना बीच मैदान में, तो खुदा की कसम खा लूँगा, मगर शर्त यह है कि वो मिल जाए। उसने नम होंठों पर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। क्या इतनी मोहब्बत करते हैं उससे कि उनका जिक्र करते आपकी आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई? अगर इतनी ही मोहब्बत करते हैं तो उनको प्रपोज करें और शादी कर लें। वो लड़की मुतासिर होते गुस्सा भुलाए अब उससे बोली। मोहब्बत की तो थी, उसका सबूत नहीं दे सका। मोहब्बत में तो कुव्वत बर्दाश्त होती है, मोहब्बत में गुस्सा और अनाएं थोड़ी चलती हैं। ऐसे तो रिश्ते बेनाम हो जाते हैं। क्या आपकी मोहब्बत मर चुकी है? उसने उस नौजवान को देख कर पूछा, जो बड़ा उदास लग रहा था। मुश्किल सवाल किया था उसने। नहीं, मार दी है। मोहब्बत नहीं मरी, मैंने मुर्दा कर दी है। वो ये कहते तेज कदमों से बाहर निकल गया। अपने रिश्ते की सच्चाई भी ना बता पाया था उसे। सॉरी मिस्टर, जो भी था, मगर मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था आपको। वो पीछे से बोली, मगर तब तक वो तेज कदमों से बाहर निकल चुका था। हसनाल घर पहुंचा तो माँ बाबा उसी का ही इंतजार कर रहे थे। कहाँ थे तुम पिछले 15 दिनों से? वो जैसे ही लाउंज में पहुंचा, सगीर साहब की गरजदार आवाज़ आई। मनाल को ढूंढ रहा था और उस वकार नामी आदमी के होश में आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे मनाल का कुछ पता चले उससे। उसने बगैर किसी लगी लिपटी के जवाब दिया। और लग गया पता? पिछले 5 महीनों से मैं यही सुन रही हूँ कि तुम उसे ढूंढ रहे हो। अगर वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती तो इस घर में पलट के कदम ज़रूर रखती। कितनी बार बता चुका हूँ कि वो अपनी माँ के साथ गई है, अब खुश होगी। क्या पता वो अपनी माँ के साथ इस मुल्क से ही चली गई हो। कितनी दफ़ा तुम्हें समझा चुके हैं हम, मगर तुम तो उसके पीछे पागल ही हुए पड़े हो। हम सब तुमसे कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो और आगे बढ़ो। उनके एक एक लफ्ज़ में सच्चाई थी, इसलिए हसनाल चंद पल के लिए खामोश हुआ। और जैसे उन्होंने कहा था, मनाल का ही उसे कसूर नज़र आया। वो सही तो कह रहे थे, उसने एक बार भी बख्तविला में कदम नहीं रखा था। इसका मतलब तो साफ जाहिर था कि वो उससे दूर रहकर खुश थी। बढ़ जाऊंगा आगे, लेकिन एक दफ़ा उस बेवफा को खुशियों भरी ज़िंदगी में देखने का ख्वाहिशमंद ज़रूर हूँ। वो तो माँ के साथ ही खुश है, जानता हूँ, मगर अभी वो मेरी पाबंद है और कुछ हिसाब क्लियर करने हैं बाद में। मैं ही क्यों तन्हाई का बोझ सहूँ फिर? वो दिल की कैफियत समझे बगैर बोला। वकार के होश में आने तक हर रोज़ अस्पताल जाऊंगा, क्योंकि उसने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगियां तबाह की हैं। हिसाब तो बनता है ना। और फिक्र मत कीजिए, मैं काम पे जाता हूँ। मोहब्बत ने रोग ज़रूर लगाया है, लेकिन आवारा नहीं हुआ हूँ मैं, ये फिक्र मत कीजिएगा। वो आहिस्तगी से कहता लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकल गया। आज सुबह से ही मौसम अबर आलूद था। रात को बारिश भी अच्छी खासी हो चुकी थी। वो जो काम कर चुकी थी, अब उसकी तबीयत कुछ हद तक बेहतर थी, लेकिन हाथों पर छाले भी दर्द करते तो वो बख्ती अम्मा से तंदूर पर रोटियां सीख रही थी। वो जितना उसे मना करती, लेकिन उस पर कोई असर ना होता। कभी हाथ जल जाते तो कभी ज़्यादा चलने से पैर सूज जाते। वो छालों ज़्यादा हाथों पर कोलगेट लगाने लगी। वैसे तो सारा काम उसने कर दिया था। वो जो माँ को सुबह खाना खिला कर आई थी, अब माँ के कमरे में आई ताकि उन्हें देख सके कि कोई और चीज़ तो उनके लिए नहीं चाहिए, ताकि वो पका दे। अम्मी, उसने उन्हें पुकारा, लेकिन आज वो सुकड़ी सिमटी चारपाई पर लेटी हुई थी। कोई बात नहीं थी। पिछले 2-3 दिन से उनको पागलपन का दौरा भी नहीं पड़ा था। वो अब थोड़ी बहुत कोई ना कोई बात का जवाब भी दे देती थी। मनाल अब खुश थी कि उसकी माँ ठीक हो रही है, मगर ये नहीं जानती थी कि वो मरने के लिए ठीक हो रही है। काश जान लेती तो अपनी इस आखिरी खुशी को भी दफना देती। अम्मी, उसने फिर पुकारा तो वो पहले कुछ ना बोली, उसकी तरफ खाली खाली नज़रों से देखती रही। उसने उनका चेहरा थपथपाया।
अम्मी आप ठीक तो है ना? वो उसे देखती रही और ज़िंदगी का आखिरी लम्हा देखकर उन्होंने उसके आगे हाथ बांध दिए। माफ़ी मांग रही हूँ, बोलने के काबिल तो वो रही ही नहीं थी। अम्मी क्या हो गया आपको? वो उनके हाथों पर हाथ मलने लगी अपने, जो कि ठंडे हो रहे थे। उनकी आंखों से मुसलसल कतरे गिर रहे थे। मुझे माफ़ कर देना, शनाल को कहना मुझे माफ़ कर दे, सबको कहना मुझे माफ़ कर दे। दुनिया में सबके सामने माफ़ी मांगनी है मुझे। वो आज बहुत मुश्किल से टूटे फूटे लफ्ज़ों में माफ़ी मांग रही थी। शनाल जो आज उनको पूरे 5 महीनों बाद और कुछ दिन बाद बोलता देख रही थी, आज बेबस थी बुरी तरह। वो मौत का फरिश्ता उनके गिर्द मंडला रहा था। मनाल समझ नहीं सकी वो क्यों माफ़ी मांग रही हैं। उसने उनके ठंडे होते माथे पर हाथ फेरा तो घबरा गई और उनके आंसू साफ करने लगी। समीना बेगम ने उसके आगे अपने हाथ जोड़ दिए और चूमे, और फिर बहुत शिद्दत और बेबसी से आखिरी बार उसे देखा था। मनाल सोच रही थी कि वो किसी भी तरीके से उन लोगों को लेकर आए और उसकी माँ उनसे माफ़ी मांग ले, मगर ये कैसे मुमकिन था? मौत तो बिल्कुल नहीं देखती ना। उसकी माँ भी ज़िंदगी से हार रही थी। हम अपनी सारी ज़िंदगी हर चीज़ तस्लीम करते हैं, वो हर हकीकत, हर खुशी, हर गम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी में हर चीज़ की प्लानिंग और सेटअप करते हैं, मगर नहीं करते तो मौत की प्लानिंग नहीं करते, जो एक तल्ख हकीकत है। हर चीज़ ख्वाहिश, हसद, जवानी, खूबसूरती को कुचलने के लिए तैयार खड़ी होती है। जो मौत तो किसी भी जी नफ्स को नहीं बख्शती। असल हकीकत तो मौत ही है। कुछ पल उनके लबों को हिलते हुए वो देखती रही और देखते ही देखते उनके हिलते लब और आंखों की पुतलियां साकित हो गईं। मनाल बस साकित से बैठी माँ को देखती रही। उसने शोर नहीं किया था, बस साकित सी बैठी माँ के साकित चेहरे को देखती रही। फिर उनकी आंखों को बंद किया, उनका मुंह साफ करके हाथों को जल्दी से सीधा करके उनके सीने पर रखा और टांगे सीधी की। वो शोर क्या करती? आखिर सब कुछ खत्म हो ही गया था। आखिर बेनाम सा रिश्ता भी खत्म हो गया। समीना बेगम की वफ़ात को 20 दिन से ऊपर हो गए थे। उस दिन के बाद वो खामोश हो गई। कोई बुलाता तो बोल लेती, वरना हर वक्त खलाओं में घूरती रहती। बख्ती अम्मा अब हर वक्त उसके साथ साए की तरह होती थी। उसको खाना तो वो ज़बरदस्ती खिला रही थी। वो उसकी हालत देखती हतमी फैसला करके ठान चुकी थी कि वो कल भी उसे गांव के छोटे से अस्पताल ज़बरदस्ती लेकर गई थी, लेकिन वहाँ कोई अच्छी दवाई और अल्ट्रासाउंड की सहूलत ना थी। इसलिए वो उसे शहर के अच्छे और बड़े अस्पताल में ले जाना चाहती थी, और वो मजीद चाचा से बात भी कर चुकी थी, जिसके लिए वो राज़ी भी हो गए थे। अब उसे शहर ले जाने का मामला हल करना था। मनाल पुत्र, बस कर दे, हर वक्त ऐसे ना बैठी रहा कर। वो जो माँ की दवाइयों को बैठी घूर रही थी, उनकी चीज़ें हर जगह पर नज़र आ रही थी उसे। वो माँ को भूल नहीं पा रही थी। उनका आखिरी प्यार अपने हाथों पर याद आया तो अपने हाथों पर लब रख दिए। वो उसे मुसलसल देख रही थी, जो माँ को देखकर रोई नहीं थी। हर रोज़ उनके कपड़े और चीज़ों को काफ़ी देर तक देखते रहना उसका मामूल बन गया था। भक्ति अम्मा, मुझे अम्मी की कब्र पर ले जाएंगी? उसने जैसे मिन्नत की थी। मगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, वो ये कहती उसे बाहर पलंग पर ले आई। भक्ति अम्मा, मुझे ले चले ना, मैंने देखना है उनकी कब्र को। उसने फिर से दरख्वास्त की। ठीक है, कब जाना है? उन्होंने उसे देखकर पूछा। अभी ले चले ना, मैंने अभी जाना है, वो झट से बोली। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारी चादर लेकर आती हूँ। वो ये कहती उठ खड़ी हुई थी। वो चादर लेकर आई तो मनाल ने पूरी तरह खुद को ढांप लिया। भक्ति अम्मा, मैं वज़ू करके आती हूँ, यकदम उसने कहा, और फिर आहिस्तगी से उठकर वज़ू करने चली गई। कुछ पल में वो वापस आई। भक्ति अम्मा उठी ताकि नलका चलाकर उसके लिए पानी निकालें और वो आसानी से वज़ू कर ले, जो आस्तीनें ऊपर कर रही थी। वो खड़े होकर वज़ू करने लगी। भक्ति अम्मा उसे देखने लगी, जिसके हाथ पांव सूज रहे थे। वो पानी निकालती रही जबकि उसने बमुश्किल वज़ू किया और दुपट्टे से चेहरा साफ करने लगी। वो एकदम से पहले दिन वाली मनाल का मवाजना आज वाली मनाल से करने लगी, जो पहले दिन बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। जब से वो आई थी उन्हें बहुत प्यारी हो गई थी। वो उसे अब ज़बरदस्ती खुद सहन में लेकर आती। बेशक वो चुप रहती, लेकिन उसके घर में चलना फिरना, काम करना, महानूर की छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करना, उनको उसकी बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी। वो अब घर की फिक्र से आज़ाद होकर खेतों में काम करने जाती। उन्हें अब उसकी हालत की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। वो उसे ज़बरदस्ती दूध मक्खन खिलाती, जिससे उसका चेहरा तो ठीक था, लेकिन वो जानती थी वो लड़की अंदर ही अंदर खुद को ख़त्म कर रही है। इसलिए उन्होंने एक बकरी को बेच दिया ताकि शहर जाकर उसका इलाज करा सकें, और उसके लिए उन्होंने मनाल को कहा भी था।
फी الحال तो वो नहीं मानी, फिर भी वो उसे मनवाने को तैयार थी। वो ये सोच रही थी कि उसे कैसे, उन्होंने मनाल से कहा भी था कि शहर जाकर उसका इलाज करवाएंगी वो, लेकिन वो नहीं मानी। फिर भी वो उसे मनाने की तरकीबें सोच रही थी कि उसे कैसे मनाए। फिलहाल कोई कारआमद तरकीब जहन में नहीं आ रही थी। भक्ति अम्मा चलें। वो उठी तो सोचों में वो डूबी हुई थी। उसने उनको हल्के से पुकारा, मनाल बच्चे तू इधर ही रुक, मैं आ रही हूँ। वो ये कहती चली गई और फिर कुछ देर बाद आई तो उनके हाथ में पर्स था। चल चलते हैं, वो उसे लिए दरवाज़ा बंद करती साथ चली। मनाल बमुश्किल चलते चलते कब्रिस्तान में आए। कब्रिस्तान काफ़ी दूर था घर से। उन्होंने उसकी अम्मी की कब्र की तरफ इशारा किया जहाँ बाकी कब्रों से हटकर एक अकेली कब्र थी। वो सोचती रह गई कि कितनी पुरसकून जगह थी ये। ना कोई झगड़ा, ना कोई रंजिश, ना धोखा, ना ताना। हुस्न, गरूर, जवानी, काबिलियत, दिमाग, हर चीज़ यहीं पड़ी रह गई थी। बेशक कब्रों का अजाब तो किसी ने नहीं देखा, बेशक कब्रों का अजाब तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो रब तो गफूरुर रहीम है, अपने बंदे को माफ़ करने वाला। वो आहिस्तगी से चलती माँ की कब्र के करीब चली आई। ची कब्र के ऊपर कांटे से पड़े हुए थे। उस छोटे गांव में उसकी माँ की कब्र थी जो मोहल्लों में रहने की आदी थी, वो जो बहुत ज़्यादा मादा परस्त थी। कहाँ की पैदाइश, कहाँ की रिहाइश और कहाँ पे आखिरी ठिकाना। हर तरफ एक सकूत सा था। असल जन्नत में ये लोग रह रहे थे, सारे के सारे सुकून से, खामोशी से। मरने के बाद तो रब शायद माफ़ कर दे, मगर दुनिया वाले जीते जी जीने नहीं देते और मरने के बाद शिकवों का अंबार अपने पास रखते हैं। वो उस कच्ची कब्र के साथ सर टिका गई। कितनी देर माँ की ठंडक को महसूस करती रही, गोया वो उनके साथ हो। पल में बचपन के कितने मनाजिर आंखों के सामने लहराए, जिसमें वो अपनी माँ का दुपट्टा खींचती, उनके बाल बिगाड़ती। हर चीज़ उसे याद आ रही थी। भक्ति अम्मा उसको देख रही थी, जिसकी हालत काबिले रहम थी। कुछ देर बाद वो उठती, फातिहा के लिए हाथ उठा गई, उनकी बख्शिश के लिए दुआ मांगी। दिल गम बन रहा था, आंसू फिर भी नहीं आए थे। आंसुओं ने भी जैसे रूठ कर मुंह फेर लिया था उसे। माँ की कब्र से उठते ही उसे ख्याल आया कि कब्रिस्तान को कब्रिस्तान नहीं बल्कि शहर मोहब्बत यानी मोहब्बतों का शहर कहना चाहिए, कि जहाँ कदम कदम पर किसी ना किसी की मोहब्बत दफन है। बज़ाहिर ये जो मिट्टी के ढेर लगते हैं ना, असल में किसी ना किसी की जान होते हैं। वो तो मोहब्बतों के शहर में आई थी, इसलिए उसका उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। आखिर भक्ति अम्मा ने उसे मुश्किल से कब्रिस्तान से उठाया और घर की राह ली। वो उसे रिक्शे में बिठाती एक छोटी सी इमारत में आई थी ताकि उसके लिए चप्पल और सूट वगैरह खरीद ले। उसके कपड़े तो बहुत ज़्यादा थे। वो जानती थी कि वो सूट उसे तंग हो गए हैं, इसलिए उसके लिए 2 जोड़े तो नए ला कर दें। वो उनके घर रहती थी, इसलिए उनका फ़र्ज़ बनता था। दूसरी बात, उन्होंने उसे शहर ले जाना था। वो उसे एक छोटी सी दुकान पर लेकर आई उसके लिए कपड़े लेने। मनाल ने समझा वो अपने लिए ले रही हैं। मनाल पुत्र, कोई अपने लिए पसंद कर लो, सारे कपड़े तंग हो गए हैं तुम्हें। वो उसे वहाँ पर स्टूल पर बिठाते हुए बोली, जो कि छोटी सी कपड़ों की शॉप थी। नहीं भक्ति अम्मा, मेरे कपड़े हैं। वो उनकी बात सुनती इनकार कर गई। वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मजीद नहीं कहा। ठीक है पुत्र, फिर मुझे माँ भी मत कहना। उन्होंने ब्लैकमेल किया। वहाँ पर कपड़े तय करता एक दरमियानी उम्र का शख्स उन दोनों की बातें गौर और दिलचस्पी से सुन रहा था बहुत, और यहीं पर मनाल की जिद खत्म हुई थी। उन्होंने उसे बेबसी इतना कर दिया था। उसके 2 सूट लेती उन्होंने उसके लिए शॉल खरीद ली। भक्ति अम्मा, मैंने मानो के लिए फ्रॉक और गुड़िया लेनी है। इस वक्त मुझे पैसे चाहिए, मैं घर जाते ही दे दूंगी। मानो के लिए जो लेना है ले लो। और मनाल, आज के बाद इस तरह की बात मत करना। गरीब ज़रूर हूँ, कंजूस नहीं हूँ, लेकिन इतनी झिझक कर बात मत किया करो मुझसे। मैंने तुम्हें बेटी कहा ही नहीं, समझा भी है। वो अब सख्त सी बोली। मनाल शॉप वाले अंकल के सामने खिसियानी रह गई। फिर वो उसके लिए सूट और शॉल लेती, मानो के लिए फ्रॉक और गुड़िया लेती। जल्दी से निकली क्योंकि मानो के घर आने का वक्त हो गया था। मनाल को भी मानो की फिक्र हो रही थी। मनाल आज पुरसकून थी। माँ की कब्र पर फातिहा पढ़कर आई और उसे ऐसे लगा जैसे उसकी माँ की रूह सुकून में हो। आज उसने पहले की तरह मानो को नूडल्स बनाकर खिलाए। शाम का वक्त था, वो उसे पढ़ा रही थी। आज तो गोया मानो भी खुशी से उछल रही थी कि आज उसकी अन्ना उसके लिए काम कर रही थी, उसके लिए फ्रॉक और नई गुड़िया लेकर आई थी। वो तो उछल कूद कर रही थी। उसके पीछे आती खुशी से उसके गिर्द बाहों को गले का हार किया हुआ था।
उसके गाल पर प्यार कर रही थी। अना आप बहुत अच्छी हैं अना। वो उसको पीछे से हक करके एक किस्म के झूले ले रही थी। भक्ति अम्मा गाय को एक बड़े से बर्तन में पानी पिला रही थी। उनका दुपट्टा सर पे बंधा हुआ था। उसे थोड़ा सा पीछे किया। उनकी नज़र जैसे ही मानो पर पड़ी जो मनाल के साथ लाड कर रही थी। वो गाय को पानी पिलाकर बांध के आई और पाँव से चप्पल उतार ली। पीछे मानो मेरे पीछे छुप जाओ। मनाल ने भक्ति अम्मा के तेवर देखकर उसे पुकारा। मनाल अपने गले से उसके बाजू हटाती अपनी शॉल के ऊपर से जल्दी से करा गई थी। अपनी शॉल जल्दी से उसके ऊपर कर गई। भक्ति अम्मा जो पलंग के करीब आई थी। मनाल पुत्र निकाल इसे चादर के पीछे से। इसे दो लगाऊंगी तभी ये सुधरेगी। हर वक्त तुम्हें तंग करती है। बिगड़ गई है बहुत ये। ज़रा सा मुझे अपने काम में लगा देगा फिर से बंदरों की तरह उछलकर लटकना शुरू हो गई तुम्हारे साथ। तुम्हारी हालत की परवाह नहीं है इसे। वो उसकी तरफ आती उसे निकालना चाहने लगी ताकि उसकी ठुकाई कर सके। भक्ति अम्मा प्लीज़ नहीं, बच्ची है ये। उसने हाथ उसके ऊपर रखे जो उसके पीछे छुपी बैठी थी। आज तो इसे माफ़ कर रही हूँ क्योंकि तुम हिमायत कर रही हो, मगर आइंदा तुमने इसे बचाने की कोशिश की तो मैं लिहाज नहीं करूँगी तुम्हारा भी। वो सख्ती से कहती चप्पल फेंकती चली गई। अन्ना भक्ति अम्मा चली गई। उसे 2 मिनट बाद मानो की डरी सहमी आवाज़ आई, मानो बच्चे किसी दिन भक्ति अम्मा मुझे भी चप्पलों से मारेंगी। वो उसके ऊपर से दुपट्टा हटाती मसनूई नाराज़गी से बोली, वो आपको कुछ नहीं कहती इसीलिए तो आपके पास आती हूँ। वो खिलखिला कर हंसी थी ये कहकर। जब उसके प्यारे से मासूम चेहरे को इतने खूबसूरत अंदाज में हंसता देख उसने मानो के चेहरे को चटपट चूम डाला था। भक्ति अम्मा ने वापस पलट कर देखा तो उन दोनों को फिर से लाड करते देख नफ़ी में सर हिलाती चारे वाली चादर और दरांती लेकर गेट से बाहर निकल गई। चलो शाबाश, स्कार्फ और सिपारा लेकर आओ। वो उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए बोली और फिर मानो को उसने सिपारे के लिए भेजा। खुद सब्जी काटने के लिए उठी। मैम आप हमारे हॉस्पिटल का डिसिप्लिन ख़राब कर रही हैं, फीमेल नर्स ने हुसन आरा के मुकाबले आकर कहा। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। हुसन आरा नर्स पर चीखी थी। वो लड़का यहाँ क्या करने आता है? हुसन आरा जो नर्स के मुंह से जवाब सुनकर गुस्से से आग बगूला हुई थी। वो कल भी यहाँ वकार को देखने आई थी जो अब ठीक हो रहा था। उसने उन्हें बताया कि हसनाल बक ने पूरी मीडिया को इन्वॉल्व कर लिया था। पुलिस भी 2-3 दफ़ा चक्कर लगा चुकी थी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था जिसका खदशा हुसन आरा को भी था। वो जो जर्नलिस्ट हसनाल बक थे वो इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। वो रोज़ आते हैं, इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? उन्होंने कहा कि पेशेंट क्रिमिनल है मैम, और कल पुलिस भी आई थी इसलिए हम पूरा साथ देंगे उनका। आप हमें धमकियां मत दें, जो करना है वो करें, हम पर चीखने की बजाय खुद को ठीक करें। वो नर्स बगैर डरे पूरे एतमाद से कहती चली गई थी, जबकि पीछे खड़ी हुसन आरा गुस्से से लाल पीली हुई थी। तुम जो भी हो लड़के, तुम्हारे हकीकत तक पहुंचने से पहले मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूंगी तो तुम हमारी इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे ना। तुम्हारे हकीकत तक पहुंचने से पहले ही तुम्हें ऊपर ना पहुंचा दिया तो मेरा नाम भी हुसन आरा नहीं, जर्नलिस्ट हसनाल बक। वो मकरू अंदाज में हंसती वकार के रूम की तरफ बढ़ गई थी। मनाल बच्चे, ये मोहल्ले की दर्जन से तुम्हारी सलाई करवा दी है, कल तैयार रहना, तुम्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर चलना है। मानो के दादा अबू कह रहे थे कि अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने नंबर लगवाया है, वो वहीं होंगे। तुम मेरे साथ चलना, सुबह सुबह निकलेंगे और शाम तक लौट आएंगे। वो उसके कमरे में आती जल्दी से बोली। भक्ति अम्मा उसके सूट निकालते उसके हाथ में थमाते हुए बोली, कहाँ? सिटी हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल का नाम सुनकर मनाल की जुबान एकदम लड़खड़ाई। वो जहाँ से निकली थी वहीं जाने का सोचकर दम घुटने लगा था। अब तो पूरे महीने से माँ की जुदाई सहकर उसका हर रिश्ते से भी दिल भर गया था। नहीं अम्मा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मैं जहाँ से निकली हूँ मैं हरगिज़ वहाँ नहीं जाऊँगी। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो वो मुझे ले जाएंगे। हसनाल ने कहा था वो मेरा बच्चा मुझसे ले लेगा, फिर मुझे तलाक दे देगा। मैं वहाँ हरगिज़ नहीं जाना चाहती। मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा हर्जाना भर लिया है, आगे भी भर लूँगी। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा हर्जाना भर लिया है और आगे भी भर लूँगी, लेकिन मैं उस ख़ानदान में हरगिज़ कदम नहीं रखूँगी। पता है, मेरा दिल करता है कि इस पैदा होने वाले मासूम का सरपरस्त उसकी पैदाइश पर उसे देखे, लेकिन मैं क्या करूं भक्ति अम्मा। मैं माँ हूँ, खुद गर्ज बन रही हूँ क्योंकि मेरा ये आखिरी सहारा है। शायद इसी के सहारे मैं जी रही हूँ। वो अपने दिल का डर वाज़े तौर पर बता भी नहीं पा रही थी उन्हें। नहीं, अगर कल को ये पैदा हो गया तो मुझ पर बोझ नहीं हो मनाल, लेकिन फिर भी जब ये बड़ा होगा तो तुमसे सवाल करेगा कि इसका बाप कौन है, तब क्या जवाब दोगी इसे?
इसके बाप का हवाला इसके पास ना हुआ ना तो लोग फिर तुम पर उंगलियां उठाएंगे। ये मुआशरे की तल्ख हकीकत है। वो उसे बता रही थी कि अकेली औरत का जीना नामुमकिन है इस दौर में। मैं अगर जिंदा रहूंगी तो जवाब दूंगी ना, और जिस दिन मैं मर गई उस दिन इसे इसके बाप के हवाले कर दीजिएगा बख्ती अम्मा। उसे कहिएगा कि इसका बाप हसनाल बख्त है, भेज दीजिएगा इसे अब इसके अपनों के पास। वो फिर से तल्ख हुई। और अगर तुम नहीं जाओगी, खुद का इलाज नहीं करवाओगी, तो क्या ये दुनिया में आ सकेगा? मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ बेटा, इसलिए कह रही हूँ। बस तुम कल मेरे साथ जाओगी। कल कला को कुछ हो गया तो इसका बाप तुम्हें माफ नहीं करेगा। जितना वो बदगुमान है ना तुमसे, तुम्हें ही खतावार समझेगा। उनकी बात सुनकर वो कांप कर रह गई। मुस्बत में सर हिलाया। कह तो वो ठीक रही थी, इसलिए वो उनके साथ जाने को राजी हो गई। बख्ती अम्मा मानो को भी साथ लेकर जाएंगे। उसने इसलिए पूछा कि वो उसके कपड़े तैयार कर दे। नहीं, उसे मैं हलीमा के पास छोड़ दूंगी, फजूल में तंग करेगी। मनाल ने अब अपने आप को वक्त के धारे पर छोड़ दिया।